हेलो एवरीवन, दिस इज पवन उपाध्याय और स्वागत है आपका आईपीसी के चौथे लेक्चर में। ऑलरेडी हम लोग धारा 20 तक खत्म कर चुके हैं और बार बार मेरे मुंह से आर्टिकल निकल जा रहा है, तो मैं आज बता देता हूं कि जो आपका अनुच्छेद और धारा में अंतर क्या होता है। जो आपका हम लोग संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल आर्टिकल हिंदी में बोले अनुच्छेद नजर आता है। अनुच्छेद बेसिकली नियम होते हैं, धारा भी आपका नियम होता है। अनुच्छेद जो है वो प्रशासनिक कार्यों के लिए, जहां पे प्रशासन के कार्य हैं, किसी राष्ट्र के निर्माण से रिलेटेड कोई कार्य है या यूनाइटेड नेशन में पूरे विश्व के लिए कार्य कर रहे हैं, तो प्रशासन से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वहां पे अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हैं। और जो साधारण कानून बनते हैं, जहां पे हम नियम कायदा कानून समाज के लिए बनाते हैं, वहां पे धारा का इस्तेमाल करते हैं और दोनों का मतलब ही नियम होता है। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का भी टॉपिक जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट धारा है उसके अंतर्गत दिया क्या गया है। तो मैं 20 तक खत्म किया था। जो 21 है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें आपका जो लोक सेवक है, आखिर पब्लिक सर्वेंट होगा कौन, ये आपको ढंग से डिफाइन किया गया है। क्योंकि आपके एमसीक्यू में पूछ देगा कि क्या ये पब्लिक सर्वेंट है, तो कहीं आप वहां कंफ्यूज ना हो जाए। तो शॉर्ट टर्म में अगर एक लाइन में याद करें तो लगभग ये केवल नहीं कह सकते, ये पूछ दिया कि क्या किसी व्यक्ति को अगर पैसे दिए जा रहे हैं और वो पैसे पे काम कर रहा है तो सर्वेंट होगा कि नहीं होगा। आप जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक बता नहीं पाएंगे। या कहीं पे ये बोल दिया गया कि इस व्यक्ति को सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होगा कि नहीं होगा। तो पब्लिक सर्वेंट समझने के लिए ये धारा जो आपका है क्या बोलते हैं 21 को, धारा 21 को समझना जरूरी है। तो मैं चूंकि आप लोग बेयर एक्ट, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि बेयर एक्ट डाउनलोड करके आप पढ़िए। अगर आपको समझना है आईपीसी, ये फ्री में है, इंटरनेट पे जाइए, बेयर एक्ट आईपीसी का हिंदी में सर्च मारिए, वो आ जाएगा। तो इसमें जो आता है कि लोक सेवक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो जो इसमें कैटेगरी है मैंने आपको तोड़ के लिख दिया है बहुत आसान भाषा में। आपको ये याद रखेंगे तो आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो आपके सेना मतलब आर्मी, नौसेना, नेवी, वायुसेना का हर आयुक्त, आयुक्त मतलब क्या, कमीशन इसको बोलते हैं। आयुक्त मतलब क्या कि किसी कानून के द्वारा उसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं आयुक्त। ठीक है, इसको अपॉइंट किया गया, कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, उसको बोलते हैं आपका आयुक्त। तो हर आयुक्त ऑफिसर, चाहे वो वायुसेना का हो, नौसेना का हो या आपका सेना का हो, वो क्या होता है, लोक सेवक होता है। उसके संग संग न्यायाधीश, न्यायाधीश में मैं बता चुका हूं कि केवल न्यायाधीश वही नहीं होते जो कोर्ट में बैठते हैं। उसके संग संग हर वो व्यक्ति जिसको कानून के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि आप जो है लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, डिसीजन सुना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रधान का मैंने बताया था, ठीक है। तो हर वो व्यक्ति क्या होगा, आपका लोक सेवक होगा, जो न्यायाधीश के कैटेगरी में आता है। न्यायालय का हर ऑफिसर, इसमें पेशकार वगैरह भी, जो टाइप राइटर भी आते हैं, ये सब क्या आ जाते हैं आपके, जो सरकारी वकील वगैरह, ये सब जो जिसको लीगल ऑफिसर बोलते हैं, ये सब भी क्या आ जाते हैं, लोक सेवक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके संग संग पंचायत का सदस्य, ठीक है, मध्यस्थ करवाने वाला, दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया है तो कोई इसमें मध्यस्थता करवा रहा है, लेकिन ये मध्यस्थता कानून के द्वारा उसको अधिकार मिला है। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में कहीं मार हो गया है दो लोगों में तो कोई तीसरा जो मोहल्ले का ही व्यक्ति है वो उसको मध्यस्थता करवा रहा है, वो चीज नहीं है। आपको कानून के द्वारा वो अधिकार मिला है कि नहीं। तो मोहल्ले का व्यक्ति भी करवा सकता है, लेकिन क्या वो दोनों पार्टी सहमत हैं? अगर सहमत होंगी तो उसमें कानून खुद ब खुद आ जाएगा, जैसे संविदा का कानून कहते हैं। ठीक है, आगे परिरोध। परिरोध मतलब कि किसी व्यक्ति का एक दायित्व है, ठीक है। परिरोध मतलब रोकना, लेकिन किसको रोकना। हम क्या पढ़ रहे हैं, इस बात को समझिएगा। हम पढ़ रहे हैं आईपीसी, तो हम क्राइम के पर्सपेक्टिव से हर ऑफिसर को डिफाइन करने की बात करेंगे, हर लोक सेवक को डिफाइन करने की बात करेंगे, क्योंकि इसमें हर जितने भी लोक सेवक हैं उनके का क्या दायित्व है कि वो क्राइम को कम करें। यहाँ पे हम पब्लिक सर्वेंट नहीं पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन ऑफिसर्स को जो क्राइम को कम करने के लिए बनाए गए हैं। उनका दायित्व है कि आप भ्रष्टाचार को कम करें, आप जो है किसी भी तरीके का क्राइम को कम करें। तो यहाँ पे परिरोध का मतलब यह है कि अगर किसी ऑफिसर का एक दायित्व है कि दूसरे व्यक्ति को क्राइम करने से रोकना, फॉर एग्जांपल पुलिस हो गया, उसका ये दायित्व है कि किसी को रोकना। ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस को ये ध्यान रखना है कि लोग लड़ने ना लगे, एक्सीडेंट ना हो, तो उसका ये दायित्व है कि ये परिरोध करता है हर उस व्यक्ति को जो क्राइम करने की दिशा में काम करता है, जो क्राइम करने की दिशा में काम करता है। तो हर व्यक्ति जिसका किसी व्यक्ति को रोकना, परिरोध करना उसका कार्य है, हर वो व्यक्ति क्या होगा, आपका लोक सेवक होगा। उसके बाद जितने भी टाइप के ऑफिसर आते हैं, वो ऑफिसर सरकारी ऑफिसर नहीं, यहाँ पे हर वो ऑफिसर जो आपका होता क्या है, किसी ना किसी एक्ट के थ्रू, किसी न किसी कानून के थ्रू
उनका उनको ये अधिकार होता है, उनको ये पावर होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें क्राइम में। फॉर एग्जांपल सीबीआई हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है, ये सब सारे डिपार्टमेंट, रॉ हो गया, ये सब क्या ऑफिसर के कैटेगरी में आते हैं कि क्राइम रोकने से रिलेटेड उनको पावर है। तो ये सारे के सारे ऑफिसर आपके लोक सेवक हैं। ऐसा ऑफिसर जिसको प्रॉपर्टी मिली, गवर्नमेंट संपत्ति मिली है, कि आप इसके संरक्षक हैं, आपको इसका व्यय करना, जो पैसे मिले हैं संविदा के तहत, कोई व्यक्ति जो है भारत सरकार की संविदा के तहत, भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करता है, वो क्या है, आपका लोक सेवक है। जो राजस्व को संभालता है भारत सरकार के, वो लोक सेवक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आईएएस को लें, आईएएस को क्या मिलता है यहाँ पे, पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब उसको बंगला मिलता है, सरकारी संपत्ति, वो कोई आईएएस की नहीं होती है। उसके बाद उसे पैसे खर्च करने के लिए मिलते हैं, लेकिन वो किसके लिए मिलते हैं, कि आप समाज में प्रशासन अच्छा कर सके। प्रशासन क्यों अच्छा कर सके, क्योंकि क्राइम कम हो। जब आपका प्रशासन बहुत अच्छा होगा तो क्राइम खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उनको व्यय करने के लिए भी व्यवस्था मिलती है। एक आईएएस जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे काम करता है, उनके एग्रीमेंट पे, और वो राजस्व को, जिले के राजस्व को संभालता है। तो इस तरीके से वो भी क्या है, एक लोक सेवक है। ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या जिला का कोई सदस्य है, वो भी क्या है, आपका लोक सेवक के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से निर्वाचन का हर सदस्य, ठीक है, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग हो गया या राज्य का निर्वाचन आयोग हो गया, दो सबके सदस्य क्या होंगे, वो आपके लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। प्लस हर वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वेतन लेकर लोक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी निभाता है, ठीक है। कोई ऑफिस है, जैसे जल निगम कोई एक डिपार्टमेंट, एक सरकारी निकाय है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो पैसे लेकर भारत सरकार का काम कर रहे हैं, वो तो एक लोक सेवक होंगे ही होंगे। लेकिन वहीं पे क्या, एक कोई जो मीटर रीडर करने जा रहा है, तो मीटर रीडर करने जा रहा है बट वो प्राइवेट तौर पे रखा गया है, तो क्या वहां पे लोक सेवक का दायित्व तो आता है? तो वहां पे आता है, बिकॉज इसमें, इस लोक सेवक की परिभाषा में ये मतलब नहीं है कि भारत सरकार ने उसको अपॉइंट किया है या नहीं। इसमें मैंने बोला कि संविदा भी आता है। तो हो सके वो मीटर रीडर जो आपको मीटर रीडिंग करने जा रहा है आपके घर पे, वो प्राइवेट तौर पे रखा गया है, उसे वेतन तो मिल रहा है कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, बिजली डिपार्टमेंट से उसे पैसे मिल रहे हैं कि तुम जाओ मीटर चेक करो, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इस बात को समझिएगा। उसे भारत सरकार या राज्य सरकार ने अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, संविदा पे, संविदा के बेसिस पे, यहाँ पे ये संविदा होगा, संविदा के बेसिस पे, ठीक है, वेतन पाता है और भारत सरकार के लिए काम करता है। तो वो भी क्या होगा, वो मीटर रीडर भी आपका लोक सेवक होगा। तो वो भी अगर किसी घर में जाता है मीटर रीडिंग करने के लिए, वहां पे अगर वो कुछ क्राइम करते हुए किसी को पाता है, तो उसकी ये दायित्व बनती है कि उस क्राइम को वो रोके, ठीक है। जनता का तो है कि वो ट्राई करेगा कि क्राइम को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले डेमोक्रेसी है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को हमने रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम किया है। उसके संग संग हर वो व्यक्ति जो स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है, कोई ऐसा निकाय जो लोकल निकाय पे, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपालिटीज या कुछ ऐसा स्थानीय निकाय जिसपे काफी सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धारा 22 के बारे में। धारा 22 जो बात करता है जंगम संपत्ति। जंगम आपने कभी सुना नहीं होगा, ये हिंदी का शुद्ध हिंदी है। कानून जब आप पढ़ते हैं तो आपको शुद्ध हिंदी पढ़ना पड़ता है, इस वजह से आपका जंगम का मतलब नहीं पता होगा। लेकिन इसका मतलब होता है, जंगम मतलब मूवेबल, मूवेबल है ना, जो घूम फिर सके, मूवेबल। अब देखिए इंग्लिश इसका कितना इजी है, लेकिन हिंदी काफी कठिन है कि मूवेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जंगम।
मूवेबल संपत्ति मतलब क्या? प्रॉपर्टी। तो ये चीज बताई गई है क्योंकि आपको ये बात समझना है, जब आप एज अ दरोगा रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसी कोई भी क्राइम हुआ है किसी प्रॉपर्टी पे होता है, चाहे तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, जंगम संपत्ति होगी, या जो मूव नहीं कर सकता है। इस बात को समझिए। तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि जंगम प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पहली बात तो जो जंगम प्रॉपर्टी होती है वो आपकी मूर्त मूर्त संपत्ति होती है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। ओके, अगर इसको बोलें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो आप अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा पहचान कर पाते हो। ये बात समझिए, क्योंकि कानून में बड़ा सोच समझ के किसी चीज को डिफाइन किया जाता है। सपोज दैट मैं पागल हूं, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मेरा इस तरीके से दिमाग नहीं काम करता है कि जो चीजें हैं उसको देख के मैं कुछ और कहता हूं। पंखे को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि ये बल्ब है, बल्ब को देखता हूं तो कहता है ये पंखे हैं। ठीक है, किसी मोबाइल को देखता हूं तो मैं सोचता हूं ये तो यार टीवी है। इट मीन्स मेरा क्या है, मेरी इंद्रियां ढंग से काम कर रही हैं? आंसर इज नो, है ना। कि जो चीज जो है मैं उसको वो ना कह के उल्टा कह रहा हूं, मोबाइल को टीवी कह रहा हूं, टीवी को मैं क्या कह रहा हूं, होम थिएटर कह रहा हूं। तो जो चीज जो है उसको नहीं कह रहा हूं, इट मीन्स मेरा ढंग से दिमाग काम नहीं कर रहा, आपकी इंद्रियां ढंग से काम नहीं कर रही हैं। तो पहली बात, प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होने की पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, सेंसस है, ये ढंग से काम करना चाहिए। ओके, ढंग से काम करने के संग संग ये जब ढंग से काम करेगा, इट मीन्स आपने पंखे को देखा तो आपका दिमाग तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर ले कि ये पंखा है, पंखे का रंग कैसा है, ओके, किस रंग का है, क्या ये टेबल फैन है या सीलिंग फैन है। तब इसका मतलब क्या है, आपका वो दिमाग काम कर रहा है। ये चीज तभी आप पकड़ पाएंगे कि आगे प्रॉपर्टी क्या है। तो आपकी पहली बात क्या है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होने के लिए आपकी इंद्रियां काम करना जरूरी है, जंगम प्रॉपर्टी के लिए। दूसरी चीज क्या है कि मूर्त होना चाहिए। मूर्त का मतलब क्या है? वो प्रॉपर्टी जो क्या है, आपका अर्थ से, ठीक है, पृथ्वी से क्या हो, अटैच हो, सटी हुई हो, ठीक है, अटैच हो। इसके संग संग सपोज दैट आपका 2 बीघा 3 बीघा ये है, खेती है ना, 2-3 बीघा खेती है, तो वो अटैच है, उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। ये तो पृथ्वी है कि ऐसी जो प्रॉपर्टी जो छवि धरती से अटैच हो, आपने मकान बनवा लिया तो वो अटैच है, उसकी चोरी नहीं हो सकती। उसके संग संग ये तो आपका ठीक है, पृथ्वी से अटैच हो, प्लस जो काफी जकड़ के चीजें हों, पृथ्वी से काफी जकड़ी चीजें हों। ओके, तो इस चीज को समझने वाली बात है। इसको आप, जो चीज इससे जकड़ी हुई नहीं होंगी, यहां पे क्रॉस में कर देता हूं, ठीक है। मूर्त मतलब ये होता है कि पृथ्वी से या तो अटैच हो या उससे चीजें क्या हो, जकड़ी हुई हो। तो जमीन को आप लेंगे तो जमीन अपने आप में खुद एक क्या है, पृथ्वी का ही भाग है, तो वो जकड़ी हुई नहीं है, उससे खुद अटैच है। उसके नीचे आपका कोर है, मेंटल है, ये सब भूगोल में पढ़ते हैं। और या तो अगर ठीक है, उस पर कोई चीज जकड़ी हुई, मतलब मकान बना हो, मकान में अगर आपका गेट लगा हुआ है तो वो गेट भी क्या है, आपका एक इमूवेबल, मतलब अचल संपत्ति, वो चल संपत्ति नहीं है, सिंपल भाषा में अगर बोले तो। लेकिन अगर जैसे ही मैंने उस दरवाजे को तोड़ा तो वो क्या होगा, मूवेबल, उस दरवाजे को उठा के लेके मैं जा सकता हूं। इस बात को समझना होगा। उसके संग संग आप देखेंगे कि अगर कोई फसल है, गेहूं अगर बोया गया है, तो वो जब तक वो धरती से अटैच है तब तक वो इमूवेबल है, वो अचल, मतलब अचल की कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसे ही हमने गेहूं को काट दिया, वो क्या होगा, चल की संपत्ति में आएगा। मतलब आपको काफी बारीक तरीके से सोचना पड़ता है कि आपका चल अचल संपत्ति किस तरीके से क्या होती है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि आप इंद्रियों से पहचान सकें कि ये चीज वही चीज है, ये पंखा है तो पंखा है, ये यही, अगर सीलिंग फैन है तो सीलिंग फैन है। उसके संग संग वो मूर्त होना चाहिए। मूर्त मतलब क्या, कि पृथ्वी से अटैच ना हो, जकड़ी हुई चीजें ना हो। तो हर वो चीज जकड़ी हुई ना हो। इसमें जैसे अगर मैं एक फिश का एग्जांपल लूं, मछली का एग्जांपल लूं, तो मछली क्या है, मछली की आप चोरी कर सकते हो, ओके। लेकिन मैं अगर यहाँ पे मानव को बोलूं, मानव तो घूम फिर सकता है, टहल सकता है, तो मानव को इसमें अपवाद के रूप में रखा गया है कि ये आपका जंगम संपत्ति नहीं है। मतलब मूवेबल मतलब कि ऐसी चीजों की बात हो रही है कि आप उसको मूव करा सके, मतलब उठा के लेके जा सके। तो मानव क्या है, मानव अपनी मर्जी से जाएगा, मानव अपनी मर्जी से जाएगा, ठीक है। तो आप उसे मूव नहीं करा सकते, तो इस वजह से इसको जंगम प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। लेकिन यहीं पे अगर आप मम्मी के बारे में पढ़ेंगे,
मम्मी के बारे में, जो मिस्र के पिरामिड में लाशें दफनाई गई हैं, ये आपकी क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब जंगम प्रॉपर्टी है। और ये पूछ देगा एग्जाम में तो आप फंस जाएंगे। तो ये जंगम प्रॉपर्टी है क्योंकि डेड बॉडी को आपको चुरा के लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब उसका दिमाग सेंसेस काम नहीं कर रहा है। तो ये आपका हो गया धारा 22 के अंदर की जंगम प्रॉपर्टी क्या है। अब इसके बाद जो अगली धारा है, धारा 23 हम पढ़ेंगे। धारा 23 जो आपकी बात करता है, ये सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ को परिभाषित करता है, सदोष हानि को परिभाषित करता है, पहली बात। दूसरा, सदोष हानि को परिभाषित करता है। आगे जो आपको परिभाषित करता है, सदोष अभिलाभ उठाना, सदोष हानि उठाना, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहां मैंने आपको मेंसरिया पढ़ाया था, तो मेंसरिया इन सब सारी चीजों में दिखेगा। तो यहां पे क्या है, इसको बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो रॉन्गफुल गेन, मतलब रॉन्गफुल, इसको सदोष को बोलते हैं रॉन्ग फुल, मतलब गलत तरीके से आप क्या किए, अभिलाभ, गेन, गेन कोई चीज पाए। तो हम कानून पढ़ रहे हैं, हमें क्राइम रोकना है। तो हमें यहाँ पे क्या, मैंने स्टार्टिंग बता दिया था कि आप जब कोई कानून पढ़ते हैं तो उसमें दो बातें होती है, कोई चीज किसी का अधिकार होता है, दूसरा वही दायित्व होता है। तो हमें यहाँ पे दायित्व और अधिकार को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि कोई चीज अगर रॉन्गफुल तरीके से आपने पाई है, जिसका आप अधिकारी नहीं है, तो आप क्या है, कानून के अगेंस्ट में है। अगर कोई मोबाइल गिरा हुआ है, अगर आप उसको पाते हैं, तो आप लीगल तौर पे उसके ऑनर नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मोबाइल को आप दे दीजिए। लेकिन आप उस मोबाइल को पाने के बाद सोचते हैं कि यार मैं इसको रख लूं, काफी अच्छा मतलब एक अच्छा मोबाइल दिख रहा है, तो वहीं पे क्या आपका मेंसरिया आ गया, दुराशय आ गया, गलत विचार आ गया, तो वो क्या हो गया, क्राइम की डेफिनेशन में आ गया। इट मीन्स जिस चीज के आप अधिकारी नहीं है, तो आप वहां पे उसका लाभ उठा रहे हैं, तो वो क्या होता है, सदोष अभिलाभ, ठीक है। मतलब आप उस चीजों का फायदा उठा रहे हैं जिसपे आप कानून के तौर पे उसके लीगल इंटाइटल नहीं है। आप ऐसी प्रॉपर्टी को हड़प ले रहे हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से था जिसकी डेथ हो गई है, उसके बच्चे हैं लेकिन आपने हड़प लिया, उसके बच्चों को वो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, ये चीज है। सदोष हानि, सदोष हानि ये होता है कि अगर मैंने जिसका मोबाइल लिया तो मुझे तो फायदा हुआ, मैं उसका अधिकारी था नहीं, मैंने किसी के प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, मैं उसका अधिकारी था नहीं, लेकिन इसके बदले में जिसका घाटा हुआ तो उसका क्या होगा, उसका सदोष हानि हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सदोष हानि। आगे क्या है, सदोष अभिलाभ उठाना, तो मैंने गलत तरीके से पाया तो मैं उसका क्या उठा, क्या वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, अब जो सदोष अभिलाभ उठाना, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, सदोष अभिलाभ उठाने वाला व्यक्ति, ठीक है। इस चीज को आपको डिफाइन किया गया है, सदोष अभिलाभ उठाना। उसके संग संग आपका सदोष हानि उठाना, किसी की हानि हुई रहेगी तो वो भी वो व्यक्ति क्या करेगा, वो हानि उठाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे आपको मेंसरिया दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर से बोला था कि मेंसरिया जो आपका आईपीसी में एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेंसरिया दिया नहीं गया है। दुराशय आपको आईपीसी में लिख के कहीं नहीं आएगा, लेकिन वहां पे आपको एक ये चीज लिख के आ जाएगा कि क्या इंटेंशन था, क्या इरादा था। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे उसी का आपको पर्यायवाची शब्द दिख रहा होगा कि सदोष, मतलब गलत तरीके से आप लाभ ले रहे हैं। तो किसी चीज पे गलत तरीका, तो गलत चीज ही आना क्या है, आपका मेंसरिया है। तो आपको मेंसरिया जो शब्द नहीं दिखेगा, दुराशय शब्द आईपीसी में नहीं दिखेगा, लेकिन उसका पर्यायवाची आपको दिखेगा, तो आप कह सकते हैं कि मेंसरिया यहाँ पे लागू होता है, लेकिन वो उसकी जो शब्दावलियां हैं वो आपको अलग अलग आईपीसी में मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं धारा 24 के बारे में। धारा 24 बात करता है बेईमानी की, बेईमानी, ठीक है। बेईमानी की, बेईमानी होता क्या है, इसको जब आप पढ़ेंगे, ये भी आपको किसको डिफाइन करता है, मेंसरिया को। मेंसरिया को, चूंकि डायरेक्ट ये वर्ड नहीं दिया गया है,
तो आप जब भी चोरी पढ़ेंगे या कोई डकैती वाला प्रोविजन पढ़ेंगे तो आपको उस धारा में, मैं जब ये अब उस मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग जो क्राइम है उसका दंड क्या है अभी हम लोग उस पर पहुंचे नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले वो शब्द जो मेंसरिया को इंडिकेट करते हैं उसको समझना जरूरी है, क्योंकि जहां पे भी ये शब्द दिखेगा तो हम समझ जाएंगे ऑटोमेटिक मतलब मेंसरिया है। बेईमानी करना मतलब क्या कि आपके दिमाग में गंदा विचार है, इट मीन्स कि आपने मेंसरिया आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि कैसे कहेंगे कि आपका जो है इसके अंदर मेंसरिया है कि नहीं है किसी भी क्राइम के अंदर। तो जब आपका आशय, इसको बोलते हैं इंटेंशन इंग्लिश में, है ना। जब आपका आशय या तो सदोष अभिलाभ उठाना हो या सदोष हानि उठाना हो, तो वहां पे क्या आएगा आपका बेईमानी। इस बात को याद रखिएगा, बेईमानी आता है क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें अभी आपको लग रहा होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कानून पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास सी चीजें बेईमानी वगैरह पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको मेंसरिया को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि इसको जब तक नहीं समझेंगे आप क्राइम को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, चोरी नहीं समझ पाएंगे, डकैती नहीं समझ पाएंगे। तो इन शब्दों को समझना जरूरी है जहां पे मेंसरिया का तात्पर्य बता रहा है कि ये चीज उसमें है। इसी तरीके से आपका आर्टिकल 25 बताता है, धारा 25 बताता है, धारा 25 बताता है कपट पूर्वक। ओके, कपट पूर्वक ये क्या होता है, अगर आप किसी के संग क्या करते हैं, धोखा देते हैं, डिफ्रॉड करते हैं। डिफ्रॉड मतलब किसी को धोखा देते हैं, तो वो क्या होता है आपका कपट पूर्वक। इसमें किसी भी चीज को क्या कहेंगे कि वो कब कपट होगा, इसका बेस क्या है, कब हम किसी चीज को कहेंगे कि ये कपट होगा। पहली बात कि किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, ये पहली बात। इसके संग संग इसने जो किया प्लस इसने जो किया दूसरे को धोखा देने के पर्पज से किया, ठगने के पर्पज से किया, ठीक है, उसे नुकसान हानि पहुंचाने के पर्पज से किया। ये बात याद रखिएगा। तो ये आपका आता है, इसमें दो कंडीशन चाहिए, कुछ किया, क्या किया, किसी को धोखा देने के पर्पज से कोई काम किया, हानि पहुंचाने के पर्पज से, ठगने के पर्पज से। और वहीं पे बेईमानी में अंतर क्या होता है कि वहां पे आपका किसी को कोई काम कर रहा है इस इरादे से, मान लीजिए मैं मोबाइल पा गया तो मैं जानता हूं कि ये मोबाइल किसका है, लेकिन मैं लौटाने की जगह क्या कर रहा हूं, उसको रख ले रहा हूं। तो वहां पे मेरा आशय क्या हो जा रहा है, मैं सदोष अभिलाभ उठा रहा हूं, उस चीज का अभिलाभ उठा रहा हूं जिसका मैं अधिकारी नहीं हूं कानूनी तौर पे, जिसका मोबाइल खो गया है, वो क्या है आपका हानि में जा रहा है। तो ये मैं बेईमानी उसको कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं किसी के घर में गया, मोबाइल वाला एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी के घर में गया, किसी व्यक्ति का मोबाइल रखा हुआ, उसका खोया नहीं है, ये तो खो गया, तब मैंने उठा लिया। लेकिन वहीं पे किसी आदमी का मोबाइल रखा हुआ है और मैं जानबूझ के ये जानता हूं कि वो मोबाइल उसकी जिंदगी है, दिन भर उस मोबाइल से ही काम करता है, अगर वो मोबाइल खो गए तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं, वो उसको क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं इस इरादे से कि मुझे इसको नुकसान पहुंचाना है, अगर ये नुकसान हो गया तो इसका मोबाइल अगर खो गया तो मुझे मजा आ जाएगा। और वो इंसान इतना विश्वास करता है मुझ पे, उसको पता है कि कोई भी मोबाइल चुराया लेकिन ये चुरा नहीं सकता और मैंने ही चुराया। इट मीन्स कि आप यहाँ पे क्या है, किसी के ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं, किसी के विश्वास को तोड़ रहे हैं, मतलब ऑलरेडी जो व्यक्ति आप पे विश्वास करता है आप उसको ही धोखा दे रहे हैं। तो मतलब आप किसी जानने वाले को धोखा देंगे, लेकिन बेईमानी तो आप किसी के भी संग कर सकते हैं, जिसको आप जानते हैं उसके संग भी कर सकते हैं, जिसको नहीं जानते उसके संग भी कर सकते हैं। हम दुकानों पर खरीदने जाते हैं कोई सामान, कई बार ठगे जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे इसमें जाना पहचाना व्यक्ति भी हो सकता है, अनजाना भी हो सकता है। इसमें हमेशा कपट पूर्वक में आप जिसको जानते हैं जनरली हम उसको ही धोखा देते हैं, ठीक है। ये इसमें चीजें हैं। तो अब बात इसमें आती है कि इन दोनों में अंतर क्या है 24-25 में। तो जो पहला अंतर है आप लिख लीजिए, जो पहला अंतर है, पहली बात तो यही अंतर है कि बेईमानी को 24 में डिफाइन किया गया है और आपको कपट पूर्वक को 25 में। ओके, और दूसरी बात आप देखेंगे
कि बेईमानी में क्या है, कोई चीज सीक्रेट नहीं रहती है। सीक्रेट इन द सेंस कि मोबाइल अगर खो गया तो जिसका खोया उसको पता चल गया कि हाँ मेरा मोबाइल खो चुका है, 2-3 दिन तक नहीं मिला, और जिसको मिल गया है उसको भी पता है कि हाँ मुझे ये मोबाइल मिल गया, तो उसमें कुछ सीक्रेट वाली चीजें नहीं है। लेकिन कपटपूर्वक मतलब क्या है कि अभी जो घटना घटी नहीं है, सपोज दैट किसी का मर्डर होने वाला है, और वो मर्डर अगर मैं ही किसी का मर्डर करने वाला हूं, वो मर्डर जिसका करने वाला मेरा बहुत खास है और मुझे ट्रस्ट करता है कि ये मेरा मर्डर नहीं कर सकता है, तो मैं उसको क्या रख रहा हूं, धोखे में रख रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, आपका सीक्रेट एक कोई छुपा चीज होगा। थोड़ा सा ये चीजें हैं, जैसे जैसे आप क्राइम को आगे पढ़ेंगे आपको चीजें और खुल के आएंगी। यहाँ पे कोई चीज आपको सीक्रेट होगी, सीक्रेट छुपे हुए तौर पे होंगी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको चीजें छुपी हुई तौर पे नहीं होंगी। मैंने यही बताया मोबाइल अगर खो गया तो खोने वाले को पता चल जाएगा। लेकिन कपट पूर्वक में होता क्या है कि आपको वो चीजें पता नहीं चलती, जो चीज छुपा है, क्राइम होने वाला है, आपको उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, ये बात आपको पता रहती है। और इसमें जो आपका बेईमानी है, बेईमानी आप जब भी देखेंगे हमेशा इसमें आपको जो मुद्दा मिलेगा वो मिलेगा ज्यादातर पैसे से रिलेटेड, है ना। जब भी आप बेईमानी करेंगे तो उसमें क्या है कि सदोष अभिलाभ, आप उस चीज का अभिलाभ उठाना चाहते हैं जिसके आप अधिकारी नहीं है, जिसको हानि हुआ है वो उसका लीगल ऑनर है, कानूनी तौर पे उसका अधिकारी है। तो जनरली ये जो बेईमानी होता है आपको ज्यादातर पैसों को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर होता है, जहां से आप पैसे वाली चीजों का फायदा उठा सके। लेकिन कपट हमेशा आप पैसों के लिए नहीं करते, कई बार होता है कि आप किसी से दुश्मनी निकालने के लिए भी कपट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे वाली बात आ जाती है और कपट पूर्वक वाले में पैसे वाली बातें नहीं आती हैं। तो बेईमानी और कपट पूर्वक ये दोनों ही मेंस्ट्रिया को दिखाते हैं। मैंने ट्राई किया कि दोनों में अंतर बताने का, बेईमानी भी क्या है, मेंस्ट्रिया है, और कपट पूर्वक भी आपका मेंस्ट्रिया है। दोनों में अंतर यह है कि इसमें सदोष अभिलाभ होता है, इसमें सदोष हानि होती है, जबकि इसमें हम क्या करते हैं, किसी को धोखा देते हैं। इसमें आपको पैसे से अधिकतर रिलेटेड बेईमानी होती है, और इसमें क्या है कि किसी से हम बदला लेने के लिए भी उसको क्या कर सकते हैं, धोखे में रख सकते हैं। तो इसके बाद जो अब यहां से जो चीजें स्टार्ट होंगी उस क्लास को आप मत मिस करिएगा, जो आगे क्लासें होंगी, क्योंकि आगे की जो क्लासें होंगी अब टोटल क्राइम पे आएगा, जो चीज को आप पढ़ने के लिए काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि चोरी क्या होती है, डकैती क्या होती है, रेप क्या होता है, मर्डर क्या होता है, ठीक है, देशद्रोह क्या होता है, ये सब सारी बातें, वो चीजें अब ग्रेजुअल स्टार्ट होंगी और आपको आने वाले लेक्चर में बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके पहले वो क्राइम करने से पहले होता है कि बेसिक जो फाउंडेशन है वो तैयार करना पड़ता है कि यार ये क्राइम है तो उसको समझेंगे कैसे। तो अब तक मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन आईपीसी का दिया, इसमें हम बेसिक बेसिक चीजों को समझना स्टार्ट किए। अब मुझे जो धारा मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने बेसिक देखा है और आप ये सब सारी चीजें समझ चुके हैं। और इसके संग संग आपको जो आईपीसी का जो नोट्स है, चाहे जिसने हमारा पेड कोर्स लिया हो या ना लिया हो, जो आईपीसी का आपका नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारी जो साइट है manoinstitute.in, उस पर जाके डाउनलोड सेक्शन में आप आईपीसी का जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।